हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो वो है हमारे प्रश्नों पर आधारित। ठीक है। इसमें मैंने करीब 85 क्वेश्चन रखे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं और आने वाली परीक्षा में इसमें आ भी सकते हो। पिछली परीक्षाओं में भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ वो है आपका, प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकृतिवाद का दर्शन प्लेटो के द्वारा, सुकरात के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा या रूसो के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था रूसो के द्वारा। प्रकृतिवाद का जो जनक है वो कैसे कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है। ठीक है। अगर सुकरात की बात कहें तो क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि होती है। ये सुकरात का कहावत थी। ठीक है। ये आता है, ये परिभाषा भी आती है लिखने के लिए। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, पुगलिस्ट कौन होते हैं। पुगलिस्ट कौन होते हैं, बक्सर होते हैं या रेसलर होते हैं या जूडोलियर होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का क्या होगा, ये बॉक्सर होते हैं। कौन होते हैं, बॉक्सर। अगला देखिए, जॉन डूबी किस विचारधारा के जन्मदाता हैं। जॉन डूबी जो हैं वो किस विचारधारा के जन्मदाता हैं, व्यवहारवाद के, वास्तववाद के, आदर्शवाद के या प्रकृतिवाद के। तो जॉन डूबी डूबी जो हैं वो हैं वास्तववाद के। क्या हैं, वास्तववाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, 2004 ओलंपिक हुआ, कहाँ पर हुआ था 2004 का ओलंपिक। अटलांटा में, लंदन में, एथेंस में या फिर पेरिस में। ये कहाँ पर हुआ है, तो 4 का होगा सी, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ है, एथेंस ओलंपिक। ठीक है, एथेंस में हुआ है 2004 का ओलंपिक। अगला देख लिए, भारतीय हॉकी में की प्रभुत्ता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई। भारतीय हॉकी की प्रभुत्ता किस, क्या है, भारतीय हॉकी की का जो प्रभुत्व है वो किस बार समाप्त हुआ था, यानी कब से कब समाप्त हो गया था। 1960 ओलंपिक खेल रोम में, 1968 ओलंपिक खेल मैक्सिको में या 1948 ओलंपिक खेल लंदन में, 1964 ओलंपिक खेल टोक्यो में। तो इसका जो प्रभुत्व है वो समाप्त हुआ था कितने में, 1968 में। यानी 1968 तक जो थे वो लगातार क्या है, करीब 8 स्वर्ण पदक भारत ने हॉकी में जीत चुकी थी। ठीक है, 1968 में, 1968 तक। ठीक। अगला देखिए, अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। अब यह है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक के लिए, प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी के लिए, प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी के लिए या प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक के लिए। तो प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक, ये किसको दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अगर ये पूछ लिया जाए स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये 1885 में स्टार्ट हुआ है। कितने में, 1885 में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अगर ये इसके बारे में ये पूछ लिया जाए कि मतलब इसका इनाम कितना दिया जाता है, तो पुरस्कार स्वरूप कितना दिया जाता है, तो इसके पुरस्कार स्वरूप वर्तमान में से 15 लाख रुपए दिया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 15 लाख रुपए इनाम के स्वरूप में दिया जाता है। और एक कांस्य की प्रतिमा होती है द्रोणाचार्य की और एक प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, ये चीज़ें दी जाती हैं इसमें। अगला देखिए, ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो फोर्टियस का अर्थ क्या है। फोर्टियस का क्या अर्थ है। अब देखिए ओलंपिक में क्या होते हैं, आदर्श वाक्य होता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है, अल्टियस, फार्टियस और सिटियस और आर्टियस और होता है फार्टियस। 3 वाक्य होते हैं। ठीक है। अब इस 3 में क्या है, फार्टियस की बात पूछी गई है। तो फार्टियस का क्या होगा, तीव्र उच्चतर होगा या अधिकतर बलवान होगा या उपरोक्त में सभी होगा। तो इसमें जो होगा 7वें का वो होगा क्या है, अधिकतर बलवान। या फार्टियस का जो अर्थ है वो है शक्तिशाली या बलवान कह सकते हैं इसको। ठीक है। और अगर सिटियस की बात की जाएगी तो ये तीव्र होगा, और आर्टियस की बात की जाएगी तो उच्चतर होगा। ठीक है। अगला देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों में निम्न में से किस खेलकूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान किसने हासिल किया था, पीटी उषा ने, मिल्खा सिंह ने, उपरोक्त में से दोनों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान किसने हासिल किया था, ये बताना है आपको। 8वें का कौन सा होगा, पहला।
8वें का है पहला, पीटी उषा ने कौन सा स्थान किया था? चौथा स्थान हासिल किया था ओलंपिक खेलों में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया? अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया था? 1959, 1961, 1963 या 1965? तो अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो 1961 में हुई है। अगर इसका पुरस्कार मतलब पूछ लिया जाए कितना पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके लिए भी 15 लाख रुपए दिया जाता है इनाम के रूप में। कितना? 15 लाख नगद, और एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा होती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्लेटो कौन सी विचारधारा का जन्मदाता हैं? प्लेटो कौन सी जन्मदाता कौन सा प्लेटो जो है वो कौन सी विचारधारा के जन्मदाता हैं? वास्तववाद, आदर्शवाद या व्यवहारवाद या प्रकृतिवाद? तो प्लेटो की बात हो रही है, ये हैं आपके आदर्शवाद। प्लेटो कौन से हैं? आदर्शवाद के जन्मदाता हैं। और प्लेटो अगर शिष्य पूछ लिया जाए तो ये सुकरात के शिष्य हैं, और अगर प्लेटो का शिष्य पूछ लिया जाए तो अरस्तु हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिलिंग, प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिलिंग होती है कितने की? 4 सप्ताह की, 15 दिन की, 2 से 3 दिन की या 5 से 10 दिन की? तो जो माइक्रो साइकिलिंग होती है वो आपकी होती है कितने? 2 से 3 दिन की। माइक्रो साइकिलिंग कितने दिन की होती है? 2 से 3 दिन के लिए होती है। अगला देखिए, सर्किट ट्रेनिंग से बढ़ता है, सर्किट ट्रेनिंग से बढ़ता है समान शारीरिक और मोटर फिटनेस। समान सर्किट से क्या बढ़ता है? ठीक है। अगला देखिए, अगले हैं स्पीड, सहनशीलता या ताकत। तो क्या बढ़ेगा इसमें? तो 12वें का होगा डी, इससे ताकत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इससे ताकत बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है। पूर्व प्रतियोगिता यानी पहले की प्रतियोगिता तैयारी में मदद करती है। क्या तैयारी मदद करती है? प्रदर्शन में तीव्र बेहतरी में, प्रोत्साहन नियंत्रण में, प्रतियोगिताओं में सफलता की निश्चितता में, उपरोक्त में से सभी में। तो 13 का जो आपका होगा वो डी है, यानी सभी में ये सहायता करती है। आपको प्रदर्शन में तीव्र प्रदान करेगी, तीव्रता आएगी, क्योंकि प्रदर्शन को देख के आपको अगर लग रहा है कि मान लीजिए 100 मीटर के लिए हमें हुसैन बोल्ट ने 9.48 सेकंड लिए, तो हमें अगर उस रेस को जीतना है तो हमें 9 सेकंड में लाना होगा या 9:30 में लाना होगा, तभी हम जीतेंगे। तो उस तरह से खिलाड़ी क्या है, पिछले को देख करके प्रदर्शन में अपने सुधार लाता है। प्रोत्साहन, क्योंकि अगर वो देखता है अगर ये जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ, उसके लिए क्या प्रोत्साहन मिलता है। प्रतियोगिताओं में सफलता की निश्चितता, ये निश्चितता भी उसे प्रदान करती है ताकि वो सफल हो सके। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बाह्य भार कंपोनेंट, बाह्य भार कंपोनेंट क्या है? ये तीव्रता एवं घनत्व है, और क्या है? अंतराल एवं बारंबारता है। भार एवं अनुकूलन है, तीव्र घनत्व एवं अंतराल और एवं बारंबारता। बाह्य भार कंपोनेंट क्या चीज़ है ये? तो ये है आपका क्या है? तीव्रता है, घनत्व है, अंतराल है और बारंबारता है। ठीक है, ये है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है? वेस्टिबुलर उपकरण की सहायता किसमें ली जाती है? वेस्टिबुलर किसकी सहायता ली जाए? बाल विकास में, लोच विकास में, संतुलन बनाए रखने में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेस्टिबुलर की जो सहायता, ये यंत्र है, इसकी सहायता किसमें की जाती है? तो इसको संतुलन बनाए रखने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक एडाप्टेशन या अनुयोजन के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? सर्वाधिक अनुयोजन के लिए क्या होना चाहिए? लोड तथा रिकवरी के बीच उचित सामंजस्य, लोड तथा रिकवरी के बीच अनुचित सामंजस्य, ट्रेनिंग की व्यवधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, लोड तथा रिकवरी के बीच सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? अगर एक वेट लिफ्टर है उसके आहार में किस चीज़ की मात्रा अधिक होनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज की? तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम बढ़ाएंगे वेट लिफ्टर के लिए। ठीक है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाते हैं? उच्च कोटि के प्रोटीन जो होते हैं तो कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं? साबुत बीज से,
गिरी से निर्मित उत्पाद से, मक्का तथा सेम से, उपरोक्त में से सभी से। तो 18वें का आपका डी होगा, यानी साबुत बीज से भी ये प्राप्त होता है हमें, और गिरीदार निर्मित उत्पाद से भी होता है, मक्का तथा सेम से भी प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है। WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, बीमारी से मुक्ति, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ। तो ये जो करती है आपकी 19 का कौन सा होगा ये, यानी ये सबकी भलाई के लिए काम करता है WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये संस्था का नाम है। एनाबोलिक स्टेलाइट किस श्रेणी को इंगित करते हैं? एनाबोलिक स्टेलाइट किस श्रेणी को इंगित करते हैं? डोपिंग एजेंट को, एंटी डोपिंग एजेंट को, प्रदर्शन घटाने वाले एजेंट को, उपरोक्त में से सभी को। तो 20 का आपका क्या होगा? डोपिंग एजेंट को। किसको प्रदर्शित करेगा ये डोपिंग एजेंट के लिए प्रदर्शित करेगा, एनाबोलिक स्टेलाइट श्रेणी। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? जो रात में रतौंधी जो होती है, रात्रि का अंधापन मतलब रतौंधी की बात हो रही है। तो रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के, यानी इसकी कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिशु के लिए माँ का दूध लाभकारी है क्योंकि एक शिशु के लिए माँ का दूध लाभकारी होता है। क्यों होता है लाभकारी? यह एक संपूर्ण भोजन है, यह आसानी से पच जाता है, यह दूषित नहीं होता, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी होगा। क्या है? यानी यह संपूर्ण भोजन भी होता है, ये आसानी से पच भी जाता है, ये प्रदूषित भी नहीं होता है, ठीक है। तो 22वें का आपका कौन सा होगा? डी होगा 22वें का, ठीक। अगला देखिए, संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो संतुलित आहार अगर लेना है तो इसमें उपरोक्त सभी, यानी सभी चीज़ें, विटामिन भी हों, प्रोटीन भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पोषक ऊर्जा पदार्थ है? इसमें से कौन सा पोषक ऊर्जा पदार्थ कौन सा है? आपका खनिज पदार्थ है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है या उपरोक्त सभी हैं। तो 24वें का जो आपका होगा वो होगा डी, यानी प्रोटीन भी है, ऊर्जा पदार्थ, पोषक तत्व, खनिज पदार्थ भी हैं और कार्बोहाइड्रेट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईजेंक क्या है? आईजेंक व्यक्तित्व तालिका इंगित करती है। आईजेंक व्यक्तित्व तालिका किसको प्रदर्शित करती है? बहुमुखता को, उभयमुखता को, बहिर्मुखता एवं असत्य मापक्रम को या बहिर्मुखता एवं अंतर्मुखता को। तो 25 का जो होगा वो होगा आपका डी, कौन सा होगा? बहिर्मुखता और अंतर्मुखता को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है, आईजेंक व्यक्तित्व। अगला देखिए, व्यक्ति भेद उसके कारण होते हैं। व्यक्तिगत भेद इसके कारण होते हैं। इनमें से कौन सा है जो व्यक्तिगत भेद हो जाते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव से, वंशानुक्रम प्रभाव से या सामुदायिक प्रभाव से। तो 26 का होगा ए, यानी वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव से ये चीज़ होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भावात्मक प्रेरणा किसके समांतक है? भावात्मक प्रेरणा किसके समांतक है? प्रशिक्षण में स्थानांतरण, फीडबैक, गेस्टाल्ट सीखने का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो होगा आपका डी, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खेल स्पर्धाओं को में प्रदर्शकों की उपस्थिति। खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शकों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? सदैव बुरा प्रभाव डालती है, सदैव वो स्तर को बढ़ाती है, कुप्रभाव व स्तर सुधार कर सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब अगर खेल हो रहा है उसके दौरान क्या है, स्पर्धाओं में जो दर्शक होते हैं वो क्या प्रभाव डालेंगे खिलाड़ी के ऊपर? तो 28 का आपका सी होगा, यानी ये कुप्रभाव भी डाल सकते हैं और आपके स्तर को सुधार भी सकते हैं। 28 का सी होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? खिलाड़ियों के बीच क्या है? फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है? फ्रस्ट्रेशन में खिलाड़ी कैसे पहुंच जाते हैं? खराब प्रदर्शन के परिणाम के कारण, यह समानता, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच हैं
तारतम्यहीनता, अच्छे प्रदर्शन के परिणाम, ये स्पर्धात्मक खेलों का स्वाभाविक परिणाम। तो 29 का जो होगा, 29 का होगा आपका बी। सामाज क्या है, सामाज आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच क्या है, तालमेल, वो नहीं बैठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगला देखिए क्या है, प्रेरणा के आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रेरणा के आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पावलो ने, सिंगर ने, या पास्लो ने, या आइजेंक ने। तो तीसरे का जो होगा वो बी होगा, यानी ये सिंगर ने कहा था। ठीक है, प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, सिंगर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं इसमें, आनुवंशिकता, आहार, व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो इसमें होंगे उपरोक्त सभी। 31 का कौन सा होगा, डी। ठीक है, आहार भी है, आनुवंशिकता है और व्यवहार भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। प्रेरणा के आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, पावलोव ने, सिंगर ने, पास्लो ने, या आइजेंक ने। तीसरे का क्या होगा, ये सिंगर ने किया था। ठीक है, अगले देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाले, ये डबल हो गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बहिर्मुखी किसकी रुचि रखते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं वो किस चीज़ की रुचि रखते हैं, अपने आप में, दूसरे में, अपने आप और दूसरों में, उपरोक्त में से सभी में। तो कौन से किसी बात हो गई, बहिर्मुखी की बात हो गई है। अगर 32वां देखा जाएगा तो ये क्या है, अपने आप में और दूसरों में, दोनों में क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हेमस्टेंस और पीठ को लोच को किस प्रकार नापा जाता है। हेमस्टेंस और पीठ के लोच को किस प्रकार नापा जाता है, कैसे नापा जाएगा। सिट एंड रीच टेस्ट से, कप टेस्ट से, बूम एंड टेस्ट से, उपरोक्त सभी में से। तो 33 का आपका ये होगा, वो होगा ए, यानी सिट एंड रीच टेस्ट से इसको मापा जाएगा। अगला देखिए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने निर्मित किया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने निर्मित किया था, 34 में का। तो ये होगा आपका हार्वर्ड, या थॉमस क्योरलन, या सर्जेंट, या लूसिस ब्राहो। तो ये आपका किसने किया था, हार्वर्ड ने, खुद हार्वर्ड ने किया था इसका प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्जेंट जंप किसे मापता है। सर्जेंट जंप किसे मापता है, ये देखिए, एक्सप्लोविक लेग स्ट्रेंथ को, फुर्ती को, एक्सलोबिस आर्म स्ट्रेंथ को, या लचीलेपन को। तो 35 का जो होगा वो होगा ए। ठीक है, ये किसको मापता है, एक्सप्लोविक लेन स्ट्रेंथ को नापता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रतियोगिता प्रारूप जो विश्वसनीयता का नियंत्रण करता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। 36 में का आपका होगा ए, क्या होगा, फैक्टोरियल प्रारूप द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मिनट दौड़ और चाल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति के, गति का, हृदय सांस सहन शक्ति का, उपरोक्त से कोई नहीं। 12 मिनट सांस का क्या मतलब है, 37 में का सी होगा, हृदय और सांस सहन शक्ति के लिए 12 मिनट की दौड़ की बात चलती है। अगले देखिए, मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं किससे, कैलोरीमीटर से, बाष्पी द्वारा, या स्पेक्ट्रोफोमीटर से, या उपरोक्त में से सभी से। 38 का जो होगा आपका बी होगा, बाष्पी द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है, निम्न में से कौन टेस्ट कार्डियो रेफ्टोरिक्टी फंक्स को मापता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, या JCR, या ऑर्गेनाइजेशन मोटर फिटनेस टेस्ट, या क्राउस वेबर टेस्ट। तो 39 का जो होगा वो होगा ए आपका, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डायर टेस्ट स्थापित है। डायर टेस्ट संबंधित है किससे, टेनिस से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से, या फुटबॉल से।
तो 40 का जो होगा ए, यानी ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विभाजक में जो अंक अत्यधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? एक विभाजक में अधिकतर अंक का जो आ रहा है अधिक बार, उसे क्या कहेंगे? मध्य, मध्यवर्ती, बहुलक या मानक डेविएशन। तो 41 का जो होगा वो ये मध्य होगा। ठीक है, क्या होगा? मध्य। अस्थिभंग का मतलब होता है, अस्थिभंग का मतलब क्या होता है? हड्डी का टूट जाना, हड्डी को छोर का स्थान को फरक जाना, हड्डी का खिंचाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो मतलब होता है 42 का ए, यानी हड्डी का टूटना होता है इसका मतलब अस्थिभंग का। अगला देखिए, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है क्या? टाइलिन करती है, आर्डिनल करती है, पेप्सिन करती है या रेनिन करती है? तो गुर्दे की जो ग्रंथि होती है वो एड्रिनल को क्या करती है? एड्रिनल उत्पन्न करती है। ठीक है, 43 का कौन सा होगा? बी। और पेप्सिन और रेनिन ये दोनों क्या है? अमाशय करता है। क्या करता है? इन दोनों का जो निकास स्रावित करता है वो अमाशय करता है। और टाइलिन जो होती है वो हमारी लार में पाई जाती है। अगला देखिए, इनमें से किसको पारस्परिक क्रिया का नियम कहते हैं? पारस्परिक क्रिया का नियम कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का आपका बी होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा होता है इसमें? न्यूटन का तीसरा नियम होता है पारस्परिक क्रिया के नियम। अगला देखिए, आइसोमीट्रिक कांटेशन में मसल क्या होता है? सिकुड़ती हैं, लंबी हो जाती हैं, ना तो सिकुड़ती हैं ना ही लंबी होती हैं, सिकुड़ती भी हैं और लंबी भी होती हैं। आइसोमेट्रिक की बात हो रही है। तो 45 का जो होगा वो आपका सी होगा, ना तो सिकुड़ती हैं और ना ही लंबी होती हैं। ठीक है, क्या होता है? ना सिकुड़ेंगी और ना ही लंबी होंगी। 45 का सी। अगला देखिए क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स होता है। साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ होता है? कुछ कुछ चलायमान होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलायमान होते हैं, ए बी दोनों होते हैं। तो 46 का जो आपका होगा वो होगा सी, यानी कुछ कुछ चलायमान भी होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलायमान भी होते हैं। ठीक है, इसका कौन सा होगा? ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरती है? वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरेगी? फर्मेडिकुलर किससे? ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड? ए तथा बी दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो 47 का जो होगा आपका वो होगा ए, परपेंडिकुलर से क्या होता है? ग्राउंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 48वां, पेट की मांसपेशियों का सर्वोत्तम विकास किस प्रकार होता है? पेट के बल लेटे अवस्था में, चित लेटे अवस्था में, खड़े रहकर की जाने वाली क्रियाओं द्वारा या बैठे रहकर अवस्था में? तो 48 का जो होगा वो होगा आपका बी, यानी चित लेटे रहने की अवस्था में, चित लेटे रहने की प्रक्रिया में। ठीक है, पेट की मांसपेशियों का सर्वोत्तम विकास होता है। अगला देखिए, अगला है, पेन क्रिया स्रावित करता है। पेन क्रिया स्रावित क्या करेगा? इंसुलिन को, पेप्सिन को, एड्रिनल को, इन उपरोक्त में से सब कोई नहीं। तो 49 का होगा ए, इंसुलिन को। किसको? इंसुलिन करिए। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखिए, डायनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? डायनोमीटर का प्रयोग का क्या कार्य, मापने के लिए क्या किया जाता है? डायनोमीटर का प्रयोग गति के रेंज, टांग की शक्ति, शरीर की बनावट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का जो होगा वो होगा आपका सी, यानी शरीर की बनावट। ठीक, अगले देखिए, जीवन शास्त्र का आधार सेल, मांसपेशी, अस्थि या पेशी जाल है। तो जीव शास्त्र का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? 51 का जो होगा, 51 का कौन सा होगा? ए, क्या होगा? सेल। जीव शास्त्र का आधार है सेल। ठीक है, अगला देखिए, गलपट्टी की उपस्थिति को निम्न में से जाना जाता है। गलपोटरे की स्थिति किसके लिए जाना जाता है?
क्लेशवी के लिए, रिब्स के लिए, हरटम के लिए, या सके पुला के लिए। तो 52 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, ए, क्लेविक। ठीक है, क्लेविक। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के आते हैं, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, मेरी वीडियो को अगर आप अब तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो थ्योरी की वीडियो हैं या अन्य वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी मिले आपको। और पिछले जो भी मैंने आपके कोर्स से पढ़ा रखा है, वीडियो काफ़ी पढ़ी है, वो भी आपको मिलती रहें। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं? किसको कहेंगे बताइए? स्ट्रोकिंग को, या क्लैपिंग को, या राउंडिंग को, या नीडिंग को? तो आपका 53 का जो होगा वो होगा डी, यानी नीडिंग को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हिज संधि है? कौन सी हिज संधि है? श्रोणी संधि, कोहनी संधि, रटने की संधि, या आप लोगों में से कोई नहीं? तो 54 का जो होगा आपका वो बी होगा, यानी कोहनी की संधि। कौन सी होती है ये कोहनी की संधि होती है, हिज संधि। अरे देखिए, प्लेट फुट का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? पेडोग्राफ ने, या पिल्बन लाइट ने, स्पोर्टलोमीटर ने, या कार्डरी मेजरिंग स्केल ने? तो 56 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी पेडोग्राम। कौन सा है? पेडोग्राम के लिए। अगला देखिए, शोल्डर डिसलोकेशन चार्ट सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? रोबिन्स के, बास्केट से, बास्केटबॉल से, या जूडो से? तो 57 का जो होगा वो डी होगा, यानी ये जूडो से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित आदेशों के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, लयात्मक आदेशों के मुख्य भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 58 का होगा बी। 58 कौन सा होगा? बी वाला, ये होता है। अगला देखिए, स्टेयर केस विधि से किस प्रतियोगिता का फिक्सर डाले जाते हैं? स्पेयर केस विधि क्या चीज़ होती है? नॉकआउट लीग, लंबी कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, चैलेंज प्रतियोगिता, या लीग प्रतियोगिता? स्टेयर केस के बारे में तो 59 का जो होगा वो डी होगा, लीग प्रतियोगिता में इसका उपयोग होता है। अगले देखिए, किसी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक विधि में क्रिया को भागों में विभक्त किए बिना ही करवाया जाता है? पूर्ण विधि, आंशिक विधि, पूर्ण आंशिक विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 60 का होगा आपका क्या है? पूर्ण विधि होती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के बीच होने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? ग्रामीण के अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता होती है ये। तो 61 का आपका कौन सा होगा? 61 का होगा बी, अंतर विद्यालयी शिक्षा की बात होती है इसमें। हल्की बाल का वजन होता है कि हॉकी बाल का वजन कितना होता है? तो 5.5 से 3 से 4, 3/4, या 1.5 और या 5.5 और 6 या 6। तो ये इसका जो होगा 62 का हॉकी का जो वजन होता है वो आपका होता है ये वाला 550 से 6.5, वो 600, 300, 3/4, 5 से 3/4 औस होता है 62 का। ठीक है, 62 का कौन सा होगा ये? अगला देखिए, अगला है पेनाल्टी स्ट्रोक का व्यास कितना होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक का 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, या 4 इंच? तो पेनाल्टी स्ट्रोक की बात करेंगे तो 63 की बात करेंगे। 63 का होता है बी, यानी 6 इंच होता है इसका। हरवंश सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? हरवंश सिंह टेस्ट किस से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हरवंश सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित हैं? ठीक, ये फुटबॉल से होंगे। ना 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 ना, हरवंश सिंह जो हैं वो हॉकी से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 65 का आपका कौन सा होगा? ए, यानी 1.20 मीटर। कितनी होती है ज़मीन से ऊंचाई? 1.20 मीटर।
अगले देखिए खो खो खेल में कितनी पारियां एक मैच में होती हैं? एक पारी, चार पारी, तीन या दो पारी? तो खीखे में जो होती हैं खो खो में, वो 66 का आपका होगा सी, यानी दो पारियां होती हैं आपकी, जिसमें खो खो में दो पारियां होती हैं। अगले देखिए अगला क्या है, सीनियर पुरुषों के कबड्डी मैदान के मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? 4.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर या 3 मीटर? तो ये जो होता है 67 का होगा आपका बी, 3.25 होता है। कितना होता है? 3.25। अगला देखिए क्या है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 2.5, 2.8, 2.24 या 2.75? तो ये जो होती है 2.74 होती है। अरे देखिए बेहाली बॉल में निम्न टाइम और अवधि होती है, क्या होता है वॉलीबॉल में? 60 सेकेंड, 3 सेकेंड या 45 सेकेंड या 2 सेकेंड? तो 69 का आपका जो होगा वो आपका कौन सा होगा? 69 का आपका होगा डी, यानी कितना होता है? 2 मिनट का होता है। क्या चीज़ होता है? 2 मिनट। अगला क्वेश्चन दीजिए, बास्केटबॉल मैच खेल की लंबाई कितनी होती है? बास्केटबॉल खेल की लंबाई कितनी होगी? 70 का आपका होगा सी, 40 मिनट होती है बास्केटबॉल की। ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? किसको मानते हैं बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता? एच.सी. बक, जॉन गट्सम या परहेलिंग लिंक या जेम्स ए नाथ स्मिथ? तो 71 का जो होगा वो होगा आपका डी, जेम्स नाथ स्मिथ हैं किसके? बास्केटबॉल के जन्मदाता। अगला देखिए पुरुषों के लिए हैंडबॉल का अधिकतम भार कितना होता है? पुरुषों के लिए 500 ग्राम या 350 से 375, 425 से 700, 475, 250 से 300? तो 72 का जो होगा वो होगा आपका कितना? बी। कौन सा होगा? बी वाला होगा। ये कितना है अधिकतम? 425 से 475। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 73 में क्या दिया है, मिलर बुल का पानी परीक्षण होने के में से किसका परीक्षण था? तो ये था 73 हॉकी का, वॉलीबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो 13 का जो होगा वो होगा आपका डी। 13 का कौन सा होगा? 13 का डी होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 75 फुटबॉल मैदान में कॉर्नर क्षेत्र का अर्धव्यास होता है। कॉर्नर क्षेत्र का अर्धव्यास जो होगा वो कितना होगा? 75 का जो होगा वो आपका होता है डी। कौन सा होगा? उपरोक्त में से 75 का जो होगा 1 अवार्ड होता है। फिर 75 में क्या होता है? 1 अवार्ड होता है फुटबॉल का। ये 1.50 है, 1.2 है या 2 यार्ड है या 1 यार्ड। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 76वां, जूडो एक परिधानिक कहलाता है। जूडो एक परिधान कहलाता है। जूडे का, नागेज बाजा या जूडोगी? तो 76 का जो होगा वो आपका कौन सा होगा? 76 का आपका होगा सी, जूडोगी। ठीक है। 110 निम्नलिखित में हर्डल रेस में हर्डल की कुल संख्या कितनी है? हर्डल की कुल संख्या कितनी है? हर्डल कितनी होती है? आपको कौन सी बात हो रही थी? आपकी 77 की बात हो रही है। 110 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 10। ठीक है। अगला देखिए, जंजीर, गोला फेंक, हैमर थ्रो के वृत्त का व्यास कितना होता है? तो वृत्त का जो व्यास होगा वो 2.135 होगा, 2.113 होगा, 1.135 या 2.310? तो 78 का जो होगा आपका ए होगा, यानी 2.175 मीटर होता है। अगला देखिए, गोला फेंक सेक्टर की का अंश होता है, कोण होता है। गोला फेंक सेक्टर का अंश कोण होता है, कितना होता है? तो 79 का जो आपका होगा कितना होगा? 75 डिग्री, 34.92 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री?
तो इसका जो होगा वो होगा आपका कितना 34.92। ठीक है। अगर देखिए पुरुषों की ट्रिपल जंप के टेक ऑफ बोर्ड का लैंडिंग एरिया की दूरी निम्न में से कम नहीं होती चाहिए। कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? तो 80 का जो होगा बी, कितने का होगा 14 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगले देखिए, अगले क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए गोला फेंकने के गोले का वजन कितना होता है? 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो 81 का जो होगा वो होता है आपका ए, यानी ये 4 किलोग्राम होता है। कितना हुआ? 4 किलोग्राम। पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो हेतु डिस्कस का वजन होता है, डिस्कस का वजन कितना होता है? डिस्कस का जो वजन होगा 1 किलो, 2 किलो या डेढ़ किलो या 2.5 किलो। तो डिस्कस का जो वजन होगा, जैसे पुरुषों के थ्रो की बात हो रही है, तो पुरुषों के लिए कितना होता है? 2 किलोग्राम। कितना होता है? 82 का आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 83 का। भारत में जो राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? IOA, GFI या AAFI या BFI। तो इसके लिए 83 का जो होगा वो होगा सी, AAFI होता है। ठीक है, जो ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है। अगला देखिए, यॉर्कर शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या गोल। तो यॉर्कर की जो बात होगी तो 84 का कौन सा होगा? क्रिकेट। यॉर्कर के तो क्रिकेट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 66 फीट, 65 फीट या 64 फीट या 67 फीट। तो 85 का जो आपका होगा वो होती है कितनी? क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। ठीक है, ये भी जो 85 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे थे मैंने वो सारे करा दिए हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो थ्योरिकल होगी मेरी वो भी आपको मिल सके। और पिछली जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, सारे गेम मैंने पढ़ा रखे हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।